क्लासेस। मेरे प्यारे स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा यही कमेंट था कि प्लीज़ सर अब हमारे लिए आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिस पेपर लेकर के आ जाइए ताकि इसकी भी हम बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें। देखो अब मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूँ त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2025-26 क्लास 11th रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था 2 सेटों में लेकर के आऊंगा। अभी ये पहला है, पहला सारा देख लो, सारे क्वेश्चन आंसर को मेरे साथ याद कर लो और फिर हम तुम्हारे सामने सेट नंबर सेकंड भी रखेंगे। लेकिन इसके बाद एक और कमेंट जो कि सबसे ज़्यादा था वो था सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं पीडीएफ डाउनलोड ना होने का कारण भी हमने पता किया। कुछ टेक्निकल एरर था जिस कारण पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन हमने उसका सब्स्टिट्यूट निकाला है। हमने क्या करना है कि अब जो लिंक मिलेगा ना, तो लिंक से डायरेक्टली वहीं पर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ दिया है। हाँ सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं और जो डाउनलोड का बटन तुम्हें दिख रहा होगा ना रेड रेड, वहां पर सॉल्यूशन अपलोड होगा। बस थोड़ी समय रुक जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ी टाइम दीजिए क्योंकि हम भी बहुत दिन बाद उतरे हैं काम करने के लिए। कुछ दिन जो गर्मी की छुट्टी थी उसमें हम भी बंद किए हुए थे, हम भी किसी दूसरे काम में व्यस्त थे, लेकिन आ गए हैं तो थोड़ी जो पुरानी चीज़ है उसको अपडेट करने में टाइम लगता है। अपडेट हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल आप क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जो कि तुम्हारा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, समझ गए ना? देखो यार मैं तुम्हारे सामने ना ईमानदारी से हर चीज़ रख रहा हूँ, एकदम लॉयल्टी के साथ ईमानदारी से तुम्हें बताऊंगा, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा और मेरे से जितना भी होगा मैं ईमानदारी से हेल्प करूंगा। ना मेरे अंदर तुमको तुम्हारे साथ या फिर तुमको लेकर के कोई कपट है, ना तो मुझे किसी भी प्रकार का तुम्हारे से लेकर के लालच है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो मैं तुम्हारे लिए ईमानदारी से ही काम करूंगा, तो जो कुछ भी होगा हर एक चीज़ तुम्हें ईमानदारी के साथ बताया जाएगा। अब देखो केमिस्ट्री के पेपर की बात करूं तो 70 नंबर का तुम्हारा पेपर रहेगा और समय मिलेंगे 3 घंटे। मेरे दोनों प्रैक्टिस सेट अगर तुम देख लेते हो अच्छे से तो यकीन मानो कि तुम्हारा आसानी से 55 से 60 नंबर तो आ ही जाएगा, आसानी से, है ना। 10 नंबर की बात है तो ये तो छूटेगा, बाकी 55-60 नंबर तुम आसानी से गेन कर पाओगे। चलो मेरे साथ याद करना, टारगेट बना लो, ठीक है। और जब तक याद ना हो जाए तो वीडियो को बंद नहीं करना है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखो। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, रट मारो। शुद्ध जल मतलब मिनरल वाटर की मोलरता जो होती है वो 55 होती है। कितनी? 55। कितनी? 55। कितनी? 55। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर, CO2 का अणुभार होता है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका अणुभार कितना होगा। मतलब अगर मैं इसके वजन की बात करूं तो इसमें जो आपके पार्टिकुलर्स है तो उसका वजन कितना होगा, तो 44 होगा। तो इसका अणुभार कितना होता है? 44 होता है। कितना होता है? 44 होता है। कितना होता है? 44 होता है। नेक्स्ट कहता है समस्थानिक में संख्या समान होती है। देखो दो चीज होता है यार, एक होता है समभारिक, ठीक है, ध्यान सुनो, समभारिक, और दूसरा होता है समस्थानिक। तो समभारिक का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई दो परमाणु जिसका भार समान हो उसे कहते हैं समभारिक। और समस्थानिक का मतलब होता है जिसका स्थान समान है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन का एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है सॉरी यहां पर एक एक होगा, एक का प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। तो देखो इसमें सब में एक एक है, ये देखो सब में एक एक है, मतलब जो इसका समस्थानिक है एक है हाइड्रोजन का, लेकिन जो भार है अलग है। देखो ना इसमें एक है, इसमें 2 लिखा हूं, इसमें 3 लिखा हूं, मतलब समस्थानिक मतलब हाइड्रोजन एक ही स्थान पर है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही है, लेकिन समभारिक मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है। तो क्या पूछा है? समस्थानिक पूछा है ना। समस्थानिक में किसकी संख्या समान होती है? तो समस्थानिक में आपके इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लॉन, बिल्कुल प्रोटॉन कर सकते हो, क्योंकि कोई भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉन 14 है, मतलब समझो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 14 होगी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये काफी अच्छा प्रश्न था। वैसे इसका आंसर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं तो प्रोटॉन भी इसका सही आंसर हो सकता है, और मैं कारण भी बता दिया हूं क्यों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है एक तत्व के लिए उपकोष का मान 2 है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, तो इसका 10 आपको लिख देना है। नेक्स्ट कहता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है। अभी किस वर्ग की बात कर रहा है? यह बात कर रहा है तत्वों की आवर्त सारणी, मतलब जो मेंडलीफ ने दिया था,
याद है ना, 4 कक्षक होते हैं, पहले होता है एस, फिर होता है पी, फिर होता है डी और अंतिम होता है एफ। याद है, सब भूल गए, है ना। तो ये कह रहा ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब तुम ऊपर से यहां से नीचे आओगे तो कौन सा गुणधर्म बढ़ेगा। तो भाई साहब जब भी कभी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमेशा परमाणुविक त्रिज्या की मान बढ़ती है। ठीक है, परमाणुविक त्रिज्या ध्यान रखना, परमाणुविक त्रिज्या की मान बढ़ती है। आयनन विभव घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, बाकी परमाणुविक त्रिज्या बढ़ेगी। बंध कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है। अगर बंध कोण बढ़ेगा तो तुम्हारा द्विध्रुव आघूर्ण का मान घटेगा। तो बस इतना तुम्हें लिख देना है। ठीक है, तो यहां तक याद हुआ। मैं उम्मीद करता हूं तुम याद कर रहे होगे मेरे साथ, कर तो रहे हो ना। और बाकी मैं जो कुछ प्रश्न भी पूछूं उसका आंसर भी करना है, एकदम ईमानदारी से हर एक चीज। ठीक है, मन नहीं लगे वीडियो को बंद कर दो, और मन लग रहा है सारे प्रश्न को यहां पर रट के जाओ। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है क्या कहलाती है। फिर से प्रश्न को सुनना, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है क्या कहलाती है। इसे कहते हैं मोलरता। ये मोलरता का परिभाषा है, तो यहां पर लिखना है मोलरता। ठीक है, मोलरता ध्यान सुन लो, विलयन सांद्रता व्यक्त करने की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है, मतलब टेम्परेचर से प्रभावित होती है, उसे कहते हैं मोलरता। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि यदि किसी परमाणु में n का मान 4 है तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो अगर n का मान 4 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 32। इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है mn, mn का नाम क्या है ये हमें बताना है। mn तत्व का उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, mn का नाम आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हम जानना चाहते हैं कि आपको ये सिंबल से नाम पहचान पाते हो नहीं, तो आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी इसका आंसर तो मैं आपसे ही लूंगा भाई, और जिसका सही होगा उसको मैं हार्ट दूंगा। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर कि ऑक्सीजन की परमाणुविक त्रिज्या नाइट्रोजन से डैश 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 होती है। तो ऑक्सीजन तो ऊपर है ना, पहले ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, नाइट्रोजन फिर आता है। तो ऑक्सीजन की परमाणुविक त्रिज्या नाइट्रोजन से क्या होती है, हमेशा छोटी होगी, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बोला था कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणुविक त्रिज्या का मान बढ़ती है। तो पहले ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। ठीक है, नाइट्रोजन का 7 है ना, पहले नाइट्रोजन का 7 है, फिर ऑक्सीजन का 8 है ना। क्या है 7, अरे परमाणु क्रमांक 7 है भाई, और इसका 8 है ऑक्सीजन का, है ना। सॉरी नीचे नहीं है, पहले मैं नीचे बोल रहा था, फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं नहीं ये तो पहले आता है। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में डैश 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 होते हैं। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। घुलनशील मतलब जो जितने भी आयनिक यौगिक हैं अगर तुम पानी में उसे डालोगे तो वो जल में घुल जाएगा। ठीक है, अब आयनिक यौगिक क्या होता है, मतलब जिसमें धन आयन और ऋण आयन होता है, बस अभी इतना समझिए। छठवां नंबर कहता है सहसंयोजक यौगिक का गलनांक सामान्यता होता है कम होता है। अब सहसंयोजक क्या होता है, सहसंयोजक का मतलब होता है जो आपस में रिएक्ट करते हैं, इसका गलनांक हमेशा कम होता है। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य सत्य को बताना है। पहला नंबर कहता है कि वह अभिकर्मक जो रासायनिक समीकरण गणना के आधार पर कम होता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। बिल्कुल सही है, यहां पर आपको सही लिख देना है। नेक्स्ट कहता है द्रव्यमान व भार में अंतर होता है। बिल्कुल सही है, द्रव्यमान अलग चीज है, भार अलग चीज है। भार मतलब कोई चीज जो तुम्हारा कितना वेट है वो भार कहलाता है, और द्रव्यमान का मतलब होता है जो भार के साथ साथ स्थान भी घेरे, उसे कहते हैं द्रव्यमान। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है दा ब्रॉगली या फिर डी ब्रॉगली, है ना, जो भी उच्चारण करना हो। तो दा ब्रॉगली का समीकरण सिर्फ गति कण के लिए है। बिल्कुल गलत है, गति के कण बस के लिए नहीं है। नेक्स्ट कहता है एक उपकक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बिल्कुल गलत है, एक उपकक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ना कि 6। नेक्स्ट कहता है sp3d2 संकरण की ज्यामिति आकृति क्या अष्टफलकीय होती है। बिल्कुल सही बात है, इसकी आकृति अष्टफलकीय होगी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है भारानुसार, सॉरी अष्टफलकीय नहीं यार, इसकी षटफलकीय होनी चाहिए। ठीक है, इसकी आकृति षटफलकीय होनी चाहिए, क्योंकि देखो ना S 1 है और P 3 है और D कितना है 2 है, तो 3 2 5 1 6, इसका आकृति अष्टफलकीय नहीं षटफलकीय होना चाहिए। ठीक है, यह सत्य है, षष्ठफलकीय होगा भाई, ऐसे षष्ठफलकीय, षष्ठफलकीय 8 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है भारानुसार प्रतिशत व प्रतिशत संगठक दोनों एक ही है। बिल्कुल सही है, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है सही जोड़ी को बनाइए।
पहला नंबर कहता है Ca प्लस H2SO, H2SO, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O प्लस SO2। बस ये तुम्हें कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर H2SO4 होना चाहिए, ठीक, तभी जाकर के बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि पावली, तो पावली ने क्या दिया था, अपवर्जक का सिद्धांत, पावली का वर्जक नियम, ठीक है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा है, पावली का वर्जक नियम किसे कहते हैं, परिभाषा याद कर लेना। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी, तो इसे कहते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। नेक्स्ट कहता है न्यूलैंड, तो न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम। नेक्स्ट कहता है सहसंयोजी आबंध, तो इलेक्ट्रॉन को साझा करना ही कहलाता है सहसंयोजी आबंध, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा होता है कंप्लीट। आइए देखते हैं पांचवा नंबर कहता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है समान ताप तथा समान दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं एवोगैड्रो नियम। ध्यान से सुन लो, इसे कहते हैं एवोगैड्रो नियम। अब मैं प्रश्न पूछूंगा या फिर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा 2 नंबर में कि एवोगैड्रो नियम किसे कहते हैं, तुम बताओगे। समान ताप एवं समान दाब पर, समान ताप एवं समान दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इसे कहते हैं एवोगैड्रो नियम। एवोगैड्रो संख्या क्या होती है, इसका आंसर आप हमें देंगे। नेक्स्ट कहता है, तो एवोगैड्रो, ठीक है, एवोगैड्रो एवोगैड्रो एवोगैड्रो। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर, उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम लिखो, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है वो होता है रेडियो तरंगे, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अब बोलोगे साहब ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है यार, बहुत कठिन है पढ़ाई, सच में कठिन है पढ़ाई, लेकिन अगर बनने लगता है तो इजी हो जाता है, ठीक है। ये मैंने बताया, देखो यहां से मैंने ऐसे गया नीचे आया, ऐसे गया नीचे आया, इसे कहते हैं स्त्रंग, जो ऊपर है उसे कहते हैं स्त्रंग, नीचे को कहते हैं गर्त। तो एक स्त्रंग से दूसरे स्त्रंग की जो बीच की दूरी होती है इसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य, और इसे लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। तो उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम लिखो, तो रेडियो तरंगे मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को किससे मापा जाता है, तो इसको मापते हैं किलो जूल प्रति मोल से, किलो जूल प्रति मोल से। लिखते कैसे हैं, मैं लिख देता हूं, किलो जूल और प्रति को ऐसे लिखते हैं, और मोल MOL, बस इतना तुम्हें लिखना है। सॉरी। नेक्स्ट कहता है कि बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा और कितने पाई बंध होते हैं, तो बेंजीन के अणु में 12 होते हैं सिग्मा, सिंघम नहीं भाई पिक्चर वाला, 12 होता है सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं, कितने, 3 पाई, 12 सिग्मा और 3 पाई होते हैं, ठीक है। सिग्मा को इससे दर्शाते हैं, सिग्मा का चिन्ह है पता है ना, और ये पाई का चिन्ह है, ये होता है 12 और ये होता है 3, बस ये तुम्हें याद होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, इसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इसे क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता बता दिया हूं, लिख लेना, ठीक है। बाकी इन सब का आंसर भी मैं लेकर के आया हूं, ये देखो बाकायदे आंसर भी अवेलेबल है, ठीक है, बाकी आंसर देख सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं यार, याद करो तुरंत, यही सार है, बाकी सब बेकार है। चल आगे बढ़ते हैं भाई। छठवां नंबर कहता है कि सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं, क्या होता है सार्थक अंक, ये आंसर अवेलेबल है, देखो यहां पर, किसी भी भौतिक राशि को वास्तविक रूप से परिभाषित करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। और उदाहरण के लिए यहां पर लिखा है -0.007 का सार्थक अंक 1 है ना, केवल 7 वर्ष है इसका सार्थक अंक, इसलिए सार्थक अंक 1 है ना। सार्थक अंक मतलब जो काम का हो, बाकी फालतू का क्यों जोड़ना। अथवा में कहता है एसआई मात्रक से क्या अभिप्राय है, और एसआई मात्रक का द्रव्यमान बताना है, ये रहा तुम्हारे सामने एसआई मात्रक, ठीक है। एसआई मात्रक एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है जिसे वैज्ञानिक और तकनीकी संदर्भ में माप के लिए एक मानक इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में भौतिक राशियों को एक समान तरीके से नापने और व्यक्त करने के लिए सुसंगत विधि का प्रदान करती है। मतलब ऐसा ही मात्रक कुछ और नहीं है। देखो क्या हुआ था, पहले के लोग क्या करते थे, ब्रिटेन के लोग अपने हिसाब से कुछ भी नाप रहे हैं, अमेरिका के लोग कुछ भी अपने हिसाब से नाप रहे हैं, भारत के लोग कुछ भी नाप रहे हैं, मतलब एक छड़ी जैसे 1 मीटर ना, तो ब्रिटेन का 1 मीटर इतना होता था, अमेरिका का 1 मीटर इतना, भारत का 1 मीटर इतना। अब जैसे हमें व्यापार करना है ब्रिटेन के साथ, तो हम बोलेंगे हमको 1 मीटर कपड़ा दो, तो छोटका वाला दे देगा अपने अपने यहाँ की मीटर से नाप के, और हमारे यहाँ का 1 मीटर तो बड़ा लंबा होता है ना।
अब हमें अमेरिका से व्यापार करना है, मैं बोलूंगा 1 मीटर मुझे हमें कपड़े दो, या वो छुटका दे देगा, यार दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में तो घाटा लग जाएगा हमें, क्योंकि हम इतना खरीदेंगे और हम बेचेंगे क्या इतना, नहीं ना। इसके लिए भाई साहब एक मीटिंग बैठाई गई अमेरिका, सॉरी ब्रिटेन में, और बोला गया सारे देश के लोग आओ और हम एक ऐसा मात्रक बनाते हैं जिससे दूरी मापेंगे, और सारा विश्व में यही काम करेगा। तो मीटिंग किए और इसी में इन्होंने 7 एसआई मात्रक बनाया और 2 पूरक राशि बनाया कि भाई साहब अब तुम्हारा इसी से हर एक चीज नापा जाएगा, जैसे समय का सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, जो तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, है ना, कोण का रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन, और समय का सेकंड, किलोमीटर का मीटर। तो ये इस प्रकार से इन्होंने मीटिंग करके बनाया था। अब नेक्स्ट कहता है कि 3 सार्थक अंक का निकटता कीजिए। अब इसमें 3 सार्थक अंक बताना है, ठीक है। एंड इसमें कहता है कि वैज्ञानिक संकेत में लिखो। तो इन सब का आंसर तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो इसका सार्थक अंक ये लिखा है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है, परेशान मत होना। इसका सार्थक अंक ये लिखा है, ठीक। तो इस प्रकार से तुम्हें करना है। नेक्स्ट कहता है एनोड किरणों के दो गुण लिखो। देखो यार 2 चीज होता है, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड में हमेशा धनायन होता है, कैथोड में हमेशा ऋणायन होता है। तो धनायन की कौन कौन से प्रॉपर्टीज है ये तुम्हें बताना है। अथवा कहता है कक्ष और कक्षक में अंतर लिखो। तो आइए दिखा देते हैं कि क्या होगा इनका सही आंसर। ये तो अभी सार्थक अंक चल रहा है। ये रहा एनोड, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, मार्ग में राखियां पहिए को मुड़, ये मत लिखो, ठीक, कठिन है, सरल सरल चीज हमें ढूंढना है, खूब सारा यार, केवल तुम्हें 2 ही तो लिखना है। एनोड किरण का वेग कैथोड किरण से कम होता है, ये किरणें धन आवेशित समूह से बनती है। मैंने पहले बोला था ना कि एनोड धन आवेशित होता है, इस प्रकार से तुम्हें लिखना है। अथवा में देख लो क्या कहता है, कक्ष और रुमक क्या है भाई, कक्षक है, ठीक है, कक्ष और कक्षक में अंतर। तो ये तुम्हारे सामने ये भी लिखा गया है, ठीक है। ये देखो कक्ष वृत्ताकार व दीर्घ वृत्ताकार होते हैं, जबकि भिन्न भिन्न कक्षक के शीर्ष भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार से तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम पसंद से लिख लो, 2 तुम्हें लिखना है क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे 2 नंबर का है। बाकी मैं तो कहता हूँ जाकर के जल्दी से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है। पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा, अभी क्वेश्चन मिल जाएगा। जो डाउनलोड का बटन तुम्हें रेड कलर का दिखेगा वहां पर तुम्हें मिलेगा बाकायदे पीडीएफ विद सोल्यूशन। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी वहां पर मैं सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी तुम्हें फिलहाल जो पेपर तुम देख रहे हो प्रैक्टिस पेपर, ये तुम्हें मिल जाएगा, इससे तुम और प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, इस पेपर में अगर थोड़ी बड़ी कहीं त्रुटियां दिखे तो उस त्रुटियों को माफ़ करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर SO4 नहीं लिखा था तो पीडीएफ में शायद तुमको ना मिले, क्योंकि यहाँ पर तो मैं एडिट कर दिया हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो है ना। तो अभी ना मिले, लेकिन ये भी तुम्हें अपडेटेड मिल जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ी बाइकआउट करना, है ना, उस चीज़ को थोड़ी सुधार लेना। बाकी हम अभी टीम से बोल देंगे कि थोड़ी जो टाइप करता है ना, वो थोड़ी होश हवास में आकर के टाइप करे, ताकि दिक्कत ना हो, हमें भी पढ़ाने में दिक्कत ना हो और जो पढ़ रहा है विद्यार्थी उसे भी दिक्कत ना हो। तो अभी इस वीडियो को एंड करने के बाद मैं उनसे ये चीज़ बोलूँगा कि भाई थोड़ी हिसाब से, है ना, ऐसा मत करो कि कुछ भी डाल रहे हो, क्योंकि हमारा कंटेंट मतलब तगड़ा कंटेंट हो ही होना चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर रखना है, ठीक है। बाकी टेंशन मत लो, क्वेश्चन सेलेक्ट मैं ही करता हूँ। ये मत सोचना कि सर ऐसा तो नहीं कि कोई और क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, नहीं रे। बूस्टर डोज तुम देखे हो ना, हो बस बूस्टर डोज के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सब एस के में आता है भाई, ठीक है। तो टेंशन मत लो, अब जल्दी मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट पार्ट में, और बढ़िया बकायदे आगे के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। सो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।